नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको कराया था और हर प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रश्न मैंने कराया था। तो हमने कहा था कि 50 प्रश्न जैसे ही हमारे पूरे हो जाएंगे हम पूरे 50 प्रश्न की एक ही वीडियो में रिवीजन क्लास से चलाएंगे। सिर्फ इसमें आपको उत्तर बताया जाएगा। तो आज की क्लास वही है। आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्न जो मैंने पिछले वीडियो में किए थे आज पूरा उसका रिवीजन कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा के अन्य नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। पहला जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, अधिगमकर्ता के केंद्रित और सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षण के अलग नाम पूछ रहा है तो ये सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कुल कितने विभाग होते हैं, जिसको हम डाइट कहते हैं, उसमें कुल कितने विभाग होते हैं आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा 7 विभाग है। अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो पिछली वीडियो जो प्रैक्टिस सेट कराया हूँ उसको आप जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि शिक्षण के बौद्ध स्तर का सही क्रम बताइए। शिक्षण के बौद्ध स्तर का सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा हमारा दूसरा, खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन, अभिव्यक्तिकरण। ये होता है इसका क्रम बौद्ध स्तर का। शिक्षण के बौद्ध स्तर का ये क्रम होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य एवं संशोधन कार्य शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। किसे जाता है विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य एवं संशोधन कार्य शुरू करने का श्रेय। ऑप्शन ए हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सेडलर आयोग और वुड का घोषणा पत्र। किसने किया था? तो विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के 2 प्रमुख विभाजन क्या थे। तो परा अपरा दोनों में से कोई नहीं, दोनों। तो ये दोनों हो जाएंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के 2 प्रमुख विभाजन थे जिसको परा और अपरा कहा जाता है। तो ये दोनों वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा चौथा। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि बौद्धिक कालीन शिक्षा में मठों में प्रवेश करते समय विद्यार्थियों द्वारा लिए गए 3 प्रण क्या कहलाते थे। जो 3 प्रण विद्यार्थियों को जब आश्रम में शरण लिया जाता था तो उनसे 3 प्रण कराया जाता था, उसको हम कहते थे शरण त्रयी, उसको कहा जाता था। हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां और प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि विद्यालय भवन सामान्यतः किस आकार का होता है। जो प्राथमिक विद्यालय का जो भवन होता है वो सामान्यतः किस आकार का होता है आपको बताना है। तो उसकी आकार की बात करें तो वह ई आकार का होता है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण की अगर बात करें तो वो होता है योजना निर्माण। हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ए टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो वह BS ब्लूम थे। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां और प्रश्न नंबर 10वां करें कि श्रृंखला अधिगम में रॉबर्ट गिने ने कुल कितने चरण माने हैं। जो श्रृंखला अधिगम में उन्होंने अधिगम के कितने चरण माने हैं आपको बताना है। तो इन्होंने 8 चरण माने हैं। इनके सिद्धांत को अष्टपदी सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वो था पोषण का ख्याल रखते हुए नामांकन में वृद्धि करना। तो हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा चौथा। प्रश्न नंबर 12 है कि शैक्षिक प्रबंधन सतह का औपचारिक ढांचा है। शैक्षिक प्रबंधन सतह का औपचारिक ढांचा है, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो इस कथन को कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है लूथर गुलिक। तीसरा हमारा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि विद्यार्थी में प्रार्थना हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है। विद्यालय में प्रार्थना हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है।
तो वह समय निर्धारित किया गया है कितना, 20 मिनट का। हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, और लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने तत्व माने हैं? तो लूथर गुलिक की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रबंधन के कितने तत्व माने हैं आपको बताना है। तो लूथर गुलिक की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रबंधन के कितने तत्व माने हैं? तो इन्होंने माना है 8 तत्व माने हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, 14 का दूसरा, सॉरी 8 नहीं 7वां हमारा सही हो जाएगा। 7 तत्व इन्होंने माने हैं, तो 14 का हमारा जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारत के में शैक्षिक प्रबंधन के कितने स्तर हैं? तो भारत में शैक्षिक प्रबंधन के स्तर की बात करें तो वो कितने हैं? तो वह 3 है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, और शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यह किसका कथन है आपको बताना है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और किसने कहा था? तो G.B. शियरसन ने इसको कहा था। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 17, और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा किसका है? तो ये भी परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कोठारी आयोग ने यह परिभाषा दिया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समाज, विद्यालय, मित्रों, परिवारों, पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये भी कथन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पाठक एवं त्यागी का है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, समेकित पाठ्य पुस्तक के मुख्य रूप से किस पर बल देती है? जो समेकित पाठ्य पुस्तक है वह मुख्य रूप से किस पर बल देती है? तो यह बल देती है शिक्षण से अधिक अधिगम पर सबसे ज़्यादा यह जोर देती है। तो हमारा डी वाला विकल्प, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, और चूंकि कुछ अंगूर बैंगनी हैं और सभी अंगूर फल हैं इसलिए कुछ फल बैंगनी हैं, इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के तर्क को हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, राज्य की सर्वोच्च सत्ता क्या कहलाता है? तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता की बात करें तो वो होता है प्रभु सत्ता। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22, आदर्श नागरिक का सिद्धांत किस से जुड़ा है आपको बताना है? तो वह बेसिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ा है। हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, और प्रेरकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रेरकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। तो तीसरा विकल्प हमारा इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, और सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह कथन किसका है? तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, और टैगोर महोदय जी का है, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 25, और प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति के गठन की बात करें तो वह 2000 ईस्वी में किया गया था। हमारा पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति में अगर सदस्यों की बात करें तो 3 सदस्यों का मोस्ट इम्पोर्टेंट होना आवश्यक है। इसमें 15 से 21 सदस्य होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसमें जो मेन होते हैं वो 3 सदस्य होते हैं। हमारा यहाँ पर 3 होना चाहिए, तीसरे पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं, और उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 28, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम की बात करें तो वो आया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किन कक्षाओं के लिए है?
तो ये जो कक्षाएं हैं बालिकाओं के लिए सिर्फ स्पेशली होता है, और 6 से 8 तक की जो कक्षाएं होती है उनके लिए ये बनाया जाता है, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह एक आवासीय विद्यालय होता है। प्रश्न नंबर 30, अध्यापकों के कथनी एवं करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, और ये कथन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31, और प्रश्न नंबर 31 का रखिए, किस शिक्षा आयोग ने पहली बार शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाने पर जोर दिया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस आयोग ने दिया था? तो वह कोठारी आयोग ने दिया था, 1964-66 में आया था। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, और हेनरी फेयल ने प्रबंधन के कितने घटक बताए हैं, आपको बताना है। तो देखिए हेनरी फेयल ने प्रबंधन के घटक 5 बताए हैं, हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, डेस्क का लगभग कितने अंश का ढाल होना चाहिए? डेस्क का लगभग कितने अंश का ढाल होना चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए डेस्क को अगर हम बात करें तो वो 15 अंश का लगभग ढाल होना चाहिए, हमारा पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं अगला, और अगला प्रश्न, शिक्षा का तात्पर्य है कि अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना, यह कथन किसका है, बताना है। कि शिक्षा का तात्पर्य होता है कि अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती है उसको बाह्य जगत के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। ये जो बात है स्पेंसर महोदय ने कहा था, स्पेंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण ब्लूम का भावनात्मक पक्ष क्या है, आपको बताना है। तो ब्लूम का जो भावनात्मक पक्ष है वो इसमें से क्या है, आपको बताना है। तो देखिए पहला इनका क्या होता है, अभिग्रहण होता है, अनुक्रिया, अनुमूल्यांकन, संगठन और विशेषीकरण। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो तीसरा विकल्प जो है हमारा इसका सही हो जाएगा, तीसरा। अब चलते हैं आगे, और अगला हमारा है शिक्षण के में अनुभव शंकु की संकल्पना किसने दी है? शिक्षण में अनुभव शंकु की संकल्पना किसने दी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक एडगर डेल ने दिया है, तो हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्यतः किस स्तर पर है? तो अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्यतः हम किस स्तर पर देखते हैं? तो वह प्राथमिक स्तर पर देखा जाता है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन किस आयोग ने पहली बार माना है? कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, और इसको पहली बार किस आयोग ने माना था? तो वह कोठारी आयोग ही माना था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इसका सही हो जाएगा विकल्प। प्रश्न नंबर 39, और प्रश्न नंबर 39 करें कि बौद्धकालीन शिक्षा में शुल्क किस स्तर पर लिया जाता था? तो शुल्क जो है उच्च स्तर या उच्च शिक्षा पर आप कह सकते हैं लिया जाता था, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, और वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का ऊपरी वस्त्र किसका बना होता था? वैश्य का जो ऊपरी वस्त्र होता है वो किसका बना होता था, आपको बताना है। तो वह बना होता था बकरे की खाल का, हिरण की खाल का ब्राह्मण का बनता था, धब्बेदार हिरण की खाल का क्षत्रिय का बनता था। तो हमारा विकल्प जो है बकरे की खाल जो है सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41, और मकतब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो मकतब का आपको अर्थ बताना है, और वह अर्थ होता है पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, और प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि फ्रोबेल ने अपनी खेल विधि पर मुख्यतः किस खेल पर सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने दिया है? तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है वह गेंद का खेल जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में सैनिक शिक्षा किस स्तर पर शामिल की गई है? तो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सैनिकों की शिक्षा देने की बात इन्होंने उच्च स्तर पर की बात कहा है कि सैनिकों को उच्च स्तर पर शिक्षा दिया जाए, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, प्रकृतिवादी शिक्षा को कैसा मानते हैं? प्रकृतिवादी जो है वो शिक्षा को कैसे मानते हैं, आपको बताना है। तो जो प्रकृतिवादी हैं वो शिक्षा को स्वतंत्र मानते हैं, कि यानी कि प्रकृति में बच्चे को छोड़ दो, प्रकृति ही उसको शिक्षा दे देगी। तो हमारा तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 45, द स्कूल ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक है? तो द स्कूल ऑफ टुमारो की अगर हम बात करें पुस्तक किसकी है तो वो जॉन डेवी की है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा।
का। प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। और बच्चे की चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? कि बच्चे को रोज चोट लगने की शंका रहती है, चिंता रहती है व्यक्ति के पास, तो वह किस कारण होता है? तो वह स्वलीनता के कारण होता है, ऑटोलिज्म जिसको हम कहते हैं। हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47। और निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? तो अधिगम को कौन प्रभावित नहीं कर सकता? शरीर द्रव्यमानता। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान डैश डैश है। तो ये क्या है? तो एक संभावना होती है किसी भी व्यक्ति की संभावना, व्यक्ति की भविष्य की योग्यताओं की उपलब्धियों की जांच करने के बाद जो भी आप संभावनाएं देखते हैं वो एक संभावना होती है। तो हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर चलते हैं 49। उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ता है, तो यह किस में बढ़ा जाता है? आगमन विधि में, यानी कि पहले उदाहरण फिर उसका सूत्र बताया जाता है। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट प्रश्न हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्न में से किसकी अनुशंसा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? तो किसकी अनुशंसा की अनुवर्ती पर किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 आई थी उसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो ये थे हमारे शिक्षण कौशल के 50 प्रश्न के जो रिवीजन क्लास की मैंने बात किया था, वो हमारा रिवीजन हो गया। फिर आगे से हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें हमारे वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।